जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज भारत की स्वतंत्रता 78 वर्ष पुरानी होकर के हम 79वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं पूरे राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के राष्ट्रवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अनेक ज्योतिषी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रुहंता योग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शत्रुहंता योग नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आशीर्वाद है। मां हीराबेन के आशीर्वाद को भारत माता का आशीर्वाद बनाइए और फिर आगे बढ़िए। अब नरेंद्र मोदी क्योंकि संघ के प्रचारक हैं, शाखाओं के अंदर भारत माता की जय के उद्घोष उन्होंने लगाए हैं। संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दर्थे पतत्वेस्कायो नमस्ते नमस्ते। हे वत्स के समान प्यार करने वाली मातृभूमि, हे पुत्र के समान प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुम्हें बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। संघ का स्वयंसेवक भारत माता की छाती पर उसी प्रकार से खेलता है जैसे कोई शिशु माँ की छाती से चिपककर उसके स्तनपान करता है। इस दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी की बड़ी माँ भारत माता है और भारत माता सृष्टि का अंग है। हमारे ऋषियों ने सृष्टि को भी मां माना है। मेरे विचार से नरेंद्र मोदी को जिस मां से प्रॉब्लम है वो भारत माता से है और ये प्रॉब्लम अब इस समय इमीडिएट इसलिए आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को, जो तेज गति के साथ दौड़ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर समय से पहले 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का प्रोपगेट नहीं करते तो शायद ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। अमेरिका को यह संदेश गया कि भारत तो इतना आगे निकल जाएगा कि हमें भारत के ऊपर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये हालात बने। उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए, भारत के एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए अमेरिका के वर्तमान प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अनाप शनाप टैरिफ थोप दिया। और किस बात के नाम पर कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो। तो भारत माँ की परेशानी ये नई नहीं है। भारत माँ की ये परेशानी कम से कम 6 सदी पुरानी है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, चलिए 15 अगस्त 1947 तक भारत के हाथ में कुछ नहीं था। भारत की सत्ता पहले विदेशी बादशाहों के हाथ में थी और उनके हाथों से मुगल सल्तनत कमजोर हुई और सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में गई। हमें उन चीज़ों पर नहीं जाना, केवल रेखांकित कर रहा हूँ। हमारे कंसर्न इस बात से शुरू होते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत के अंदर भारतीय विचार के ऊपर प्रगति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच में 1920 में डॉक्टर हेडगेवार नाम के प्राणी ने, जो जन्मजात राष्ट्र धर्म के अनुपालक थे, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन परिवार के गरीबी में रहने के बावजूद एक दिन भी चिकित्सा कार्य नहीं किया, विवाह नहीं किया, आजीवन अविवाहित रहे और राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च की। रिसर्च थी कि मेरा देश गुलाम क्यों हुआ। और जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस प्रश्न का उत्तर खोजा अपनी रिसर्च में, तो पाया कि मेरा देश तो 10वीं 11वीं सदी तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अति विकसित राष्ट्र था। भारत दुनिया का इकलौता अति विकसित राष्ट्र था।
भारत के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी, अर्थात भारत का जन समाज, भारत की जनता संपन्न थी। भारत के खेतों में पौष्टिक आहार की उपज होती थी। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, और ये देश विश्वगुरु कहलाता था। और मेरे भारत की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की थी। और भारत जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो उस कुटुंब के अंदर केवल मनुष्यों का परिवार नहीं है। इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य, मनुष्य के साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में आता है। भारत की संस्कृति संसार की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। भारत की भाषा संस्कृत सृष्टि की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा के अंदर हमारे ऋषि मुनि प्रकृति से बात करते थे, संवाद करते थे। ऐसा मेरा श्रेष्ठ भारत जब ये रेखांकित किया डॉक्टर हेडगेवार ने, तो प्रश्न ये उठा कि मेरा देश गुलाम क्यों हुआ। और उन्होंने अपने राष्ट्र को पुनः परम वैभव पर ले जाने के लिए, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हिंदू समाज की बुराइयों को अंडरलाइन किया, जन्म जातीय व्यवस्था को अंडरलाइन किया, छोटी बड़ी जातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए अंडरलाइन किया। मैं ऐसे हिंदू समाज की संगठित शक्ति खड़ी करूंगा जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब संयोग कुछ ऐसा बना, स्वाधीन भारत कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो वेस्टर्न विचार से प्रभावित थे। इधर से जब ब्रिटिश हुकूमत गई तो ये तय करके गई कि भारत को इतना कमजोर रखना है कि इसको कभी भी ईसाई देश बना सकें। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने काम किए, झूठे सोचे प्रलोभन देकर के धर्मांतरण किए। और इधर से ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू मुसलमान के जो ऐतिहासिक मतभेद थे 11वीं सदी से, जो गजनी के भारत के ऊपर लूटमार से शुरू हुए थे, उस मतभेद को बुलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पाकिस्तान भारत को बांटकर जिन्ना की मांग पर, उस जिन्ना की मांग के पीछे अंदर खाने ब्रिटिश हुकूमत खड़ी थी। जिन्ना को ताकत ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी कि तुम अड़े रहना, हम पाकिस्तान बनाने में तुम्हारे साथ खड़े। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और ये सब ब्रिटिश हुकूमत की योजना से बना। 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत जैसे जैसे कमजोर हो रही थी, अमेरिका बाहुबली हो रहा था। ब्रिटिश हुकूमत का डीएनए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी भारत को, उसके ऊपर अमेरिका कायम है। ब्रिटिश हुकूमत का भारत को ईसाई देश बनाने का सपना अब अमेरिका का सपना है। इसी सपने के कारण अमेरिका पहले दिन से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 65 का युद्ध हुआ, सारे हथियार अमेरिका के थे। 1971 का युद्ध हुआ, सारे हथियार अमेरिका के थे। उसके बाद जब देखा पाकिस्तान ने 1971 के बाद जब इतना कमज़ोर हो गया कि हम भारत से सीधी लड़ाई में पार नहीं पा सकते, तो उसने खालिस्तान और कश्मीर के अंदर आतंकवाद चालू किया। 9/11 के अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमले से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत के कारगिल का युद्ध छेड़ा और जिसके अंदर भारत विजयी हुआ। पेंटागन के ऊपर 9/11 का आक्रमण हुआ, अमेरिका के ऊपर, खुद अमेरिका के ऊपर आक्रमण हुआ। उस आक्रमण का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। अमेरिका की सेनाओं ने अपने हाथ से मारा योजना बना करके, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी आर्थिक मदद देनी बंद नहीं की। ये अमेरिका का चरित्र है।
अब भारत के दबाव में कभी पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद देनी बंद की, कभी कभी कुछ मदद कम हुई, तो चीन बीच में आ गया, क्योंकि चीन भी भारत का दुश्मन है, कम्युनिस्ट देश है, पहले दिन से भारत को तंग कर रहा है, और पाकिस्तान चीन की गोद में जाके बैठ गया। अब संक्षेप में विषय सिर्फ इतना है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के सेनाओं के सारे परकचे उधेड़ के रख दिए, कितना दम है उनमें, वो दुनिया को दिखा दिया और अपनी सैन्य ताकत को भी दिखा दिया। अमेरिका ने फिर आसिम मुनीर को अपनी गोदी में बिठा लिया। अमेरिका पूंजीवादी देश है, रशिया और चीन दोनों कम्युनिस्ट देश है। पूंजीवाद और कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों का सांप और नेवले का बैर है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जानता था भारत उसका स्वाभाविक पार्टनर है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी डेमोक्रेसी रही नहीं, वहाँ पहले दिन से शासन, आर्मी का शासन है। कभी आर्मी ने तख्ता पलट किया, कभी किसी को सत्ता पे बिठाया, कभी किसी को सत्ता पे बिठाया। इन सारे विरोधाभासों के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का कारण केवल एक है कि अमेरिका सारे पूंजीवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, सारे भेदों को दरकिनार करके भारत को ईसाई देश देखना चाहता है, भारत माता के ऊपर अपना ईसाई धर्म थोपना चाहता है। तो भारत माता इसलिए दुखी है कि भारत माता को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षाएं थी, इससे पहले ये अपेक्षाएं किसी प्रधानमंत्री से नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी से भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री से भारत माता को अपेक्षाएं थी कि मेरा पुत्र इस देश की सत्ता के ऊपर आया है और ये भारतीय विचार को स्थापित करने का काम करेगा। ये जो समस्या आज विश्व में दिखाई देती है, ये समस्या केवल इसलिए दिखाई देती है हम भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर जितना विकास हुआ है वो अमेरिकी प्रश्न पत्रों पर हुआ है। ये बात समझना मित्रों, मैं एक बहुत रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। वैसे रहस्य नहीं है, खुले में है, मैं अभी बता दूंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। पिछली 6 सदी से जितना विकास हुआ है उसके प्रश्न पत्र अमेरिका के अंदर लिखे गए हैं और दुनिया ने अनुसरण किया है। भारत जब विश्वगुरु था तो प्रश्न पत्र भारत के हिसाब से लिखे गए थे, प्रश्न पत्र भारत के वैज्ञानिकों ने लिखे थे और उन प्रश्न पत्रों के ऊपर भारत विकसित हुआ था। जब सोने की चिड़िया था, जब पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र अति विकसित राष्ट्र दुनिया के धरती के ऊपर भारत था, और ये 10वीं सदी तक था जब से सृष्टि का जन्म हुआ है, और वो भारत के प्रश्न पत्रों के ऊपर था। हमारे वैज्ञानिक कमजोर नहीं है मित्रों, हमारे वैज्ञानिकों को इतनी परेशानी है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप किस चीज पर रिसर्च करें। भारत का मूल प्रश्न पत्र सबसे पहले ले लीजिए, सनातन धर्म। दुनिया उलझी हुई है मैन मेड धर्मों के ऊपर। भारत का प्रश्न पत्र क्या है? मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मनुष्य को अपना जीवन शैली प्रकृति विज्ञान के अनुरूप जीनी चाहिए। हम नैसर्गिक विज्ञान के अनुगामी हैं, मनुष्य को प्राकृतिक आइडेंटिटी है, प्रकृति में बनाए रखना चाहते हैं, प्रकृति के अनुसार जीना चाहते हैं, यही वैदिक जीवन शैली कहती है, और ये भारत का सनातन धर्म है। दूसरी बात क्या कहता है भारतीय विचार? कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का किसान, गांव, नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश हैं, 80 करोड़ जनता को राशन भेजते हैं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा पर उठा दिया, बस हो गया क्या? भारत माता ये नहीं चाहती। भारत माता ये कहती है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के किसान
मेरा ग्राम, उसके अंदर दूध दही की नदियां बहेंगी, वो अति विकसित होगा। भारत माता अडानी और अंबानी जैसे धंधा सेठों के खजाने भरने में संतुष्ट नहीं है। भारत माता गरीब के खजाने भरने में संतुष्ट होगी। नरेंद्र मोदी जी, उसका क्या व्यवस्था की हमने? भारत की खेती नैसर्गिक रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग है। गोबर की खाद से खेती होती थी, गौमूत्र से जैविक खाद बनता है। दुनिया भर के भारत के रिसर्च है। आप अपने वैज्ञानिकों को प्रश्न पत्र दीजिए, उनको अपडेट करवाइए। ये भारत माता चाहती है। और अपडेट करा करके भारत के किसानों को कहिए कि ये इसके अनुसार खेती करें। आपके अन्न के उपज, आपके वेजिटेबल की उपज, आपकी जड़ी बूटियों की उपज, आपके जितनी भी दुनिया की जरूरतें हैं, उनकी कीमत आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मिलनी शुरू हो जाएगी। आप किसान की खुशहाली चाहते हैं ना नरेंद्र मोदी? किसान की खुशहाली इसमें है कि उसकी खेती को ऐसी उन्नत तकनीक दीजिए कि जो नैसर्गिक ऑर्गेनिक खाद की खेती करे, गोबर के खाद की खेती करे। ग्रामीण विकास के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी जो लघु और कुटीर उद्योग के अंदर जो वस्तुएं बन सकती हैं, उनके अंदर बड़े उद्योगों की एंट्री को बैन कर दीजिए। ये चाहती है भारत माता। जिला केंद्रों के ऊपर एक विशेष सर्कल के अंदर अगर लघु उद्योगों की भरमार होगी, बड़े ब्रांडों के विज्ञापन नहीं आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं होंगी, लघु उद्योगों के अंदर प्रतिस्पर्धा होगी कि बढ़िया से बढ़िया उत्पाद बना के दें, जनता को कम कीमत पर उत्पाद मिलेंगे, जरूरतें पूरी होंगी। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर रोजाना इस्तेमाल की घरेलू वस्तुओं के अंदर बड़े उद्योग बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। बड़े उद्योगों के ऊपर बैन लगाइए, रोक दीजिए उनको। किसी बड़े उद्योग को लाइसेंस नहीं मिलेगा एफएमसीजी के लिए। हम भारत की सेहत खराब कर रहे हैं। टीवी के ऊपर विज्ञापन बजता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। मुझे बताइए कौन से कोल्ड ड्रिंक में कौन क्या क्या ठंडा ठंडा कूल कूल है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे बताइए कौन से बड़े जो हाउस कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर अपने खाने पीने के सामान बेच रहे हैं, उनके अंदर कितनी पौष्टिकता है? डॉक्टरी तो ये कहती है ये पिज्जा और बर्गर आपकी सेहत को नुकसान करते हैं, लेकिन विज्ञापन करना, नई जनरेशन को बहकाना है। आप कुछ मत करिए, आप केवल व्यवस्था कीजिए, उन चीजों को बढ़ावा दीजिए जो नेचुरल है, नैसर्गिक है, जो सेहत के लिए अच्छी है। भारत आज भी भारत के मनोविज्ञान को पूरी दुनिया समझना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी, आप आध्यात्मिक प्राणी हैं। आपको पता अध्यात्म का अर्थ क्या है? मेरे से ज्यादा आप अध्यात्म जानते हैं। मैं तो बहुत अभी ABCD सीख रहा हूं अध्यात्म की। पहली बात तो ये कि अध्यात्म कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। अध्यात्म मतलब स्टडी ऑफ इनर थॉट्स, अपने आंतरिक विचारों का अध्ययन। ये इन दोनों शब्दों से अध्यात्म शब्द की रचना हुई। मनोविज्ञान, आज भी भारत मनोविज्ञान का सिरमौर है। आप जरा नालंदा के विश्वविद्यालय को भारत के प्रश्न पत्रों के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं, ये जो साधु महात्मा और हमारे धर्मगुरु हैं, इनको भी दिशा बदलनी पड़ेगी। आपको अध्यात्म सिखाना पड़ेगा, अध्यात्म की परिभाषा करनी पड़ेगी, अध्यात्म के अर्थ क्या है और अध्यात्म की ABCD कहां से शुरू होती है और कहां पे पूरी होती है। जब भारत ये कहता है कि मनुष्य की नियति भगवान होना है, तो इसके अर्थ क्या है ये बताने पड़ेंगे। आप बना दीजिए एक विश्वविद्यालय, सारी दुनिया आपके पास पैसे लेकर के, पूंजी लेकर के खड़ी हो जाएगी एडमिशन लेने के लिए। आप जरा भारत के दरवाजे तो खोलिए, भारत माता की सुनिए तो सही, भारतीय विचार को लागू तो करिए। हो क्या रहा है भारत में? भारत का अनपढ़ गंवार, गांव का किसान, गरीब मजदूर, उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मेरी संतान इंग्लिश मीडियम में पढ़े, नहीं तो अनपढ़ रह जाए। ये परसेप्शन कहां से बन गई? सरकारों की गलत नीतियों के कारण बनी है। भारत माता ये चाहती है कि जब मेरी
शिक्षा प्रणाली सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली है। हम सब्जेक्ट के नाते अंग्रेजी पढ़े, सब्जेक्ट के नाते जर्मनी पढ़े, सब्जेक्ट के नाते फ्रेंच पढ़े, सब्जेक्ट के नाते जैपनीज पढ़े, सब्जेक्ट के नाते चाइनीज पढ़े, कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान मनुष्य का गहना है, ज्ञान मनुष्य का सर्वस्व है। जितनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा, वो उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, कोई भी भाषा होगी भारत की भाषाओं से अलग। भारत की भाषाएं तो सारी एक दूसरे में गुथी हुई है। पंजाबी बोलता है कित्थे जाना ने, हरियाणवी बोलते हैं कड़े जाओगा, हिंदी में बोलेंगे कहां जा रहा है। फर्क क्या है? फर्क है विदेश का प्रश्न पत्र का। फिर सबसे बड़ा प्रश्न पत्र क्या है? आपने 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना चला दी, पूरी मेडिकल साइंस अमेरिका के प्रश्न पत्रों पर है। और अमेरिका के प्रश्न पत्र कैसे बनते हैं? बीमारी खोजेंगे, उस बीमारी के ऊपर रिसर्च करेंगे, उसकी एंटीबायोटिक बनाएंगे, लैब के अंदर बनाएंगे, प्रकृति में नहीं उसका इलाज ढूंढेंगे। लैब के अंदर एक एंटीबायोटिक बनाएंगे। मेरे टाइम में पेनिसिलिन बनी, पेनिसिलिन के रिएक्शन शुरू हो गए, एम्पिसिलिन बन गई, एम्पिसिलिन के कोई थोड़ा सा नया रूप आ गया, उसकी अमोक्सिसिलिन बना दी, अमोक्सिसिलिन के बाद कोट्रोमोक्सोजोल आ गई, उसके बाद फिर आपकी सिप्रोफ्लोक्सासिन आ गई, सिप्रोफ्लोक्सासिन को बदलने के लिए और ओफ्लोक्सासिन आ गई। डेली कोई ना कोई रिसर्च करनी है। जो करनी है, फिर उनके पेटेंट लेंगे। 10 साल का पेटेंट होगा, 20 साल का पेटेंट होगा। जब तक पेटेंट है, जमकर दुनिया को उस एंटीबायोटिक से लूटेंगे। और जिस दिन उसके पेटेंट पूरा हो जाएगा, वो सस्ती हो जाएगी, उस दिन एक नई एंटीबायोटिक लेके आ जाएंगे। अमेरिका के अंदर पैथोलॉजी की मशीनें बनी, करोड़ों रुपए की लागत से मशीनें बनती हैं। मरीज को जरूरत नहीं हो तब भी एमआरआई जैसी चीजें कराई जाती हैं ताकि उन मशीनों की कीमत निकाली जा सके। लूट कौन रहा है? फिर हेल्थ इंश्योरेंस साथ में जुड़ेगा, फिर हॉस्पिटल के बिल साथ में जुड़ेंगे। और प्राइस पॉलिसी तो इतनी खराब है, उसके ऊपर अलग से मैं बात करूंगा। पूरी मेडिकल साइंस की रिसर्च अधूरी है। एमबीबीएस एमडी के सारे कोर्स अधूरे हैं। भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 95% बीमारियां डेली रोजाना की मौसम के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं, और वो उसी प्रकार से सहजता के साथ ठीक हो जानी चाहिए। खांसी जुकाम में किसी को पैथोलॉजी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अस्थमा है तो अस्थमा में ये सोचने की जरूरत है भारतीय प्रश्न पत्र में कि अस्थमा क्यों हो रहा है। आप पफ ले लेंगे, ठीक हो गया क्या अस्थमा? जितनी बार सांस फूलेंगे आप पफ ले लेंगे, डायरिफिन के इंजेक्शन लगा लेंगे, स्टीरॉइड लगा लेंगे, मैनेजमेंट होगी, आपकी जेब कटती रहेगी। तो मेडिकल साइंस के अंदर 95% मरीज डेली रूटीन की बीमारियों के हैं। आप बाकी प्रश्न पत्र को पीछे छोड़ दीजिए। एक मेडिकल साइंस का एक प्रश्न पत्र बनाइए, अपने एम्स को एक रिसर्च का हाइपोथेसिस दीजिए कि भारतीय प्रश्न पत्र के अनुसार ये 95% जो रोजमर्रा की बीमारियां हैं, इनको कितनी सहजता और सुलभता के साथ हम ठीक कर सकते हैं। कोई भी थेरापी हो उसके अंदर, मेडिकल कोर्स के अंदर वो पढ़ाई लिखाई होगी जो भारत की जरूरतों को पूरा करे। उसमें आयुर्वेद की जरूरत है, आयुर्वेद की बात आएगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बदलेगी नहीं, पैथोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब भारत 11वीं सदी में था, वैद्य नाड़ी देख करके बता देते थे कि इसको ये बीमारी है, वात पित्त कब किसकी परेशानी है। आज वैद्य नहीं बता सकते क्योंकि आयुर्वेद उतना उन्नत नहीं है। तो क्या हम पैथोलॉजी से ये समझ सकते हैं कि उस मरीज की पैथोलॉजिकली क्या विश्लेषण करें कि उसके ये पता लग गया कि प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, त्रिदोष है, द्विदोष है, एक दोष बढ़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड कोर्स कराएंगे भारत की जरूरतों के हिसाब से। आपने जो ये 5 लाख की योजना दी है ना, 90% फर्जी बिल बन रहे हैं। एक आदमी छोटी मोटी शिकायत लेके जाता है, उसके घर वालों से प्रार्थना करते हैं कि 2 दिन के लिए एडमिट हो जाओ, किसी को हार्ट अटैक का पेशेंट बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे,
उसका कुछ भी दिखा देंगे और 5 लाख का क्लेम उसके दस्तखत करा लेंगे कि हमने इस बीमारी का इलाज किया। मेरे को एक बीमार ने आके बताया, सारे देश के अंदर ये भ्रष्टाचार चल रहा है, भारत माता दुखी है। 15 अगस्त का दिन है, देश की स्वतंत्रता 78 वर्ष की होकर के और 79 वर्ष में जा रही है। क्या हम ये प्रण ले सकते हैं कि आज से भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को ये प्रश्न पत्र लिखने के लिए देंगे कि भारत के प्रश्न पत्र लिखिए, भारतीय जरूरतों के अनुसार प्रश्न पत्र लिखिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तब तक हम उनका उपयोग करते रहेंगे। कोई मनाही नहीं है, हम एआई का भी इस्तेमाल करेंगे, तकनीकों का भी इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ प्रयोग करेंगे। लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को, ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को, शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने तो इनको जहां पढ़ते हैं, क्योंकि शहरों वालों को तो नौकरी करनी है अमेरिका के अंदर जाकर के। मैं तो खुद परेशान हूं इस बात से। जब मेरे कानों में बात पड़ती है कि मेरी कोई संतान ये सोच रही है कि मैं ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जाऊं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। भारत मां दुखी होती है, क्या मेरी छाती में दूध नहीं है जो मेरे बच्चे जाकर के अमेरिका के अंदर पढ़ेंगे? सरकार के आत्मविश्वास की कमी है, सरकार के निर्णयों की कमी है। और आप सरकार में बैठे 11 साल से, भारत मां दुखी है। मोदी जी, भारत मां के ऋण को चुकाइए, भारत की इकोनॉमी को स्वस्थ करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। जीडीपी ग्रोथ अमेरिका के प्रश्न पत्रों के ऊपर है। जितनी भारत में महंगाई बढ़ती है, मैं पिछले कई सालों से बात कह रहा हूं, जितने प्रतिशत डॉलर की कीमत बढ़ती है रुपए के मुकाबले में, रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में, उतने ही प्रतिशत महंगाई बढ़ती है। आप आंकड़े उठा करके देख लो, भारत के रुपए की कीमत कम हो रही है। अमेरिका का डॉलर आज भी $1 में बहुत कुछ आ जाता है जो हमारे ₹1 में नहीं आता। आज भी एक यूरो के अंदर बहुत कुछ आ जाता है जो हमारे ₹1 में नहीं आता। इसके सीधे अर्थ हैं कि रुपया कमजोर हुआ है, और उतना कमजोर हुआ जितना IMF ने और ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने चाहा है। बोलिए मत, लेकिन और आप कर लेंगे। आप एक बार भारत माता के इस दुख को समझिए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, देखने के लिए, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए, भारत के प्रश्न पत्रों के अनुसार, नैसर्गिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों के अनुसार अनुसंधान करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। जिस प्रकार से 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने विदेशी धन्ना सेठों के लिए दरवाजे खोले थे। भारत मां, मैं निवेदन शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, भारत मां तो हमारी पूज्य है, पूजनीय है। भारत मां अपने दूध की कीमत मांगती है। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी जिस दिन आप नैसर्गिक विज्ञान के अनुपालना करते हुए प्रश्न पत्र लिख देंगे। कदमों में हो गए ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी, जिसने एकदम हक्का बक्का करके, टैरिफ लगा करके और हंटर चला दिया हमारे आर्थिक प्रगति के ऊपर। क्या समझते अपने आप को ये? लेकिन ये डंडा, अगर इस डंडे ने हमारे मस्तिष्क को झंझोर दिया, हमारे मस्तिष्क के तारों के ऊपर इसने प्रहार कर दिया और हमने उन प्रहारों को झेल करके अपने रास्ते बना लिए, हम अपनी भारत माता के प्रति समर्पित होकर के नैसर्गिक विज्ञान की दिशा में बढ़ चले। एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतवासियों के चरणों में। विराट पुरुष, भगवान कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, विराट पुरुष के सीधे अर्थ है पूरे सृष्टि का मनुष्य समाज। तो बाकी दुनिया के मनुष्य मेरी बात की चिंता ना करे, मेरे भारत के लोग मेरे लिए विराट पुरुष हैं। मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, एक बार ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक, नेचुरल मैन मेड साइंस और जो भगवान की दी हुई साइंस है, एक बार इसका अंतर समझना शुरू कर दीजिए।
आपके भ्रष्टाचार और ये जितनी बीमारियां ना उसी दिन से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अमेरिकी साइंस का विकास कोस्ट रिडक्शन के लिए मनुष्य की बनाई 4 दीवारी में बंद साइंस लैब के अंदर हुआ है, और भारत की साइंस का विकास खुले आसमान के नीचे प्रकृति के अंदर हुआ है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के अंदर शिक्षा, भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और भारत का किसान, ये 3 चीजें जब ठीक होंगी, जब भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं इस निवेदन के साथ अपनी बात पूरी करता हूं कि जिस प्रकार से मान लो हमें बम्बई जाना है और हम अमृतसर की ट्रेन में बैठ गए, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि एक बार आप उतर जाइए उस ट्रेन से, फिर जरा सोचिए कि मुझे अमृतसर जाना कि बम्बई जाना है, और अगर आपको बम्बई जाना तो ट्रेन बदल लीजिए। बस एक बार जो ट्रेन 15 अगस्त 1947 को पटरी से उतरी थी, दूसरी दिशा में जा रही है, अंधा अनुकरण कर रही है पश्चिमी देशों का जो बनावटी दुनिया दे रहे हैं, रुकिए और अंधे के ऊपर स्टॉप ब्रेक लगा करके अपनी दिशा बदल लीजिए, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और आप जैसा सक्षम नेतृत्व ये कर सकता है, तो भारत माता वास्तव में दुखी है आपसे और आपसे अपेक्षा करती है। मैं निवेदन करता हूं, मेरी भारत माँ, अपनी भारत माँ, राष्ट्र के भारत माँ, संपूर्ण राष्ट्र की भारत माँ, इसका ध्यान करते हुए अपने आगे के विचार के बारे में विचार करेंगे। चाहे आपकी कुंडली में कितनी खराबी हो, मैं आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्ण।